नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार है और आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप आराध्य चित्रकला सोशल मीडिया के उन तमाम प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं जहां आराध्य चित्रकला के पेजेस और चैनल हैं। यदि आपको आर्ट में कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानकारी चाहिए, जिसे आप जानते हो या ना जानते हो, आप हमें कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूंगा आपके सुझाव के अनुसार आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं। आप कमेंट करें, मैं सभी कमेंट्स का मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ ताकि आपके साथ कनेक्ट हो सकूँ। ये चित्रकला से बेसिक जो क्वेश्चन जो मैंने पिछले दिनों वीडियो जो बनाया था, उसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें मैं अधिकांश क्वेश्चन को कवर किया हूँ और ये राकेश गोस्वामी पुस्तक से ली गई है, जो बहुत ही ऑथेंटिक और अधिकांशतः एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी से पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस पे भी लगाएं ताकि और लोग आसानी से इस वीडियो तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है 34 नंबर। इनमें से शीत वर्ण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं अपने पिछले वीडियो में एक कंफ्यूजन के कारण एक क्वेश्चन 33 नंबर था, उसको मैं दूसरे ऑप्शन पे डिस्क्राइब करते चला गया, जबकि अ, मुझे लगा कि वो सही आंसर है, लेकिन उसी के आसपास वो सही आंसर था। मैं पहले उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन। अभी सिंह द्वारा ये देखा गया था कि ये जो मैंने नीला पे डिस्क्राइब किया था, एक्चुअल में ये वायलेट होगा। और मैं उन्होंने पर्पल बोला था, तो पर्पल थोड़ा इससे रेडिश टोन में जो हो जाता है वो पर्पल हो जाता है। तो ये वायलेट कलर है, क्योंकि इसी के पहले आपका यूवी रे आता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे, और लाल के बाद आता है इंफ्रारेड। इस वीडियो को थोड़ा जाके आप देखेंगे तो मैं उसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं नीले को लेकर डिस्क्राइब कर रहा हूँ और थोड़ा भ्रम हो गया था क्योंकि नीला को नहीं लेके बैगनी को लेकर डिस्क्राइब करना चाहिए था। तो आप फिर से इस क्वेश्चन को समझ लें। किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो देखिए, जो कलर ज्यादा कंपित होगा, यानी कि एक आइज है और ये कलर है, कलर का पिगमेंट है, ठीक है, दो कलर के पिगमेंट है। ये हो गया आपका बैगनी, वायलेट, और ये हो गया आपका रेड, ठीक है। अब वायलेट का कंपन जो है वो बहुत दूर तक है, यानी कि दूरी दूरी पे वो जाता है, ठीक है। और कोई भी कण जो होते हैं, आप फिजिक्स पढ़े होंगे, तो कण का जो दोलन गति है, यानी कि आगे पीछे जो होकर जाते हैं तभी वो आगे की तरफ रास्ता तय कर, यानी कि ऐसे ऐसे वो आगे रास्ता तय करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ मान के चलिए सोर्स है और यहाँ से सीधे एकदम तीर के जैसे आगे चलेगा, वैसे नहीं जाते हैं। ये ऐसे दोलन गति करते हुए ये कण आगे की तरफ अपना रास्ता तय करते हैं। अब सोचिए कि जिनका दोलन गति बहुत लंबा हो, ऐसे ऐसे हो, दोलन गति बहुत लंबा हो, ऐसे ऐसे हो, तो उसमें रास्ता यानी कि दूरी तय करना कम हो जाएगा। लेकिन यही दोलन गति बहुत छोटा छोटा हो और फास्ट हो, तो इनका दूरी तय करना आसान हो जाएगा। तो जो वॉयलेट होता है, यानी कि बैगनी कलर, इसका दोलन गति बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये आंखों के पास पहुंच नहीं पाता है वनिस्पत, यानी कि रेड के तुलना में। तो रेड का कंपन गति बहुत कम होता है, इसलिए ये आंखों के पास जल्द पहुंच जाता है। इसलिए किसी भी सिग्नल के लिए दूर तक जो किरण दिख सके, उसमें रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा बैगनी, ठीक है। इसका सही आंसर
बैगनी होगा, याद रखेंगे। और सबसे कम किसका होता है? तो वो होता है रेड। चलिए मैं धन्यवाद कहता हूँ अभिषेक सिंह जी को, और चलिए मैं बढ़ता हूँ इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था, इनमें से शीत वर्ण कौन से हैं? तो हम समझेंगे, ब्लू से रिलेटेड जितने भी कलर आते हैं वो सारे शीत वर्ण आते हैं, ठीक है। और जो उष्ण वर्ण है यानी गर्म कलर है, वो रेड से संबंधित होते हैं। न्यूट्रल की बात अगर आती है तो वो आता है ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट। वैसे ब्लैक और व्हाइट को कलर के श्रेणी में नहीं रखते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट रखते हैं। बहुत जगह इसे देखा गया है कि ब्लैक और व्हाइट को कलर के श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसको वर्ण शून्यता भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में इसका मैंने डिस्क्राइब भी किया था, वर्ण शून्यता का जो पेंटिंग था उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था। तो ब्लैक और व्हाइट को कलर नहीं माना जाता है, लेकिन ये सपोर्टिंग कलर है, ठीक है। लेकिन विजुअल की दृष्टि से जो प्रकाश में जो कलर विद्यमान है उसमें ब्लैक और व्हाइट नहीं है। अगर आप जूलॉजी वगैरह या बोटनी वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें पत्तियों का फूलों का जो कलर बताया जाता है, खासकर वे फूल के कलर जो सफेद होते हैं, तो उसको बोला जाता है रंगहीन, कलरलेस, ठीक है। यानी कि इसमें कोई कलर है ही नहीं। इसके पास अगर सूर्य का किरण अगर आता है तो ये क्या करता है, सारा चीज रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी भी चीज को रोकता नहीं है। तो इसमें कोई भी कलर ठहरता नहीं है, इसलिए ये व्हाइट है। अब जहां ब्लैक की बात आती है तो ब्लैक क्या करता है, सूर्य के सभी किरणें में मौजूद कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, और रिटर्न में जीरो दे देता है, कुछ नहीं देता है। तो ये पूरा ब्लैक है। यहाँ जहां पे रोशनी नहीं है वहां ब्लैक है, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ब्लू से संबंधित जितने भी कलर होते हैं वो सारे शीत वर्ण में आते हैं, और रेड से संबंधित जितने सारे कलर होते हैं वो सारे उष्ण वर्ण में आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे नारंगी है ये उष्ण वर्ण में आएगा, काला न्यूट्रल में आएगा, लाल उष्ण वर्ण में आएगा, हरा जो है ये शीत वर्ण में होगा। आप हरा का फॉर्मूला देखे होंगे, हरा एक्चुअली में हरा है नहीं, इसमें येलो है और ब्लू है, ठीक है। येलो और ब्लू को मिलाने से ये हरा बनता है। तो इसका सही आंसर होगा हाँ, हरा। अगला प्रश्न, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। पिछले वीडियो मैंने बनाया था एक वर्ण चक्र, फिर से आप देख लीजिए। रेड, येलो, ब्लू। ये रेड येलो ब्लू क्या है, ये प्राइमरी कलर है। अब मैं बीच में ट्रायंगल बना रहा हूं। ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो वॉयलेट, रेड और येलो को मिक्स करेंगे ग्रीन, ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे, सॉरी, रेड और येलो को मिक्स करेंगे ऑरेंज, ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे ग्रीन। तो ग्रीन के सामने रेड है, यानी ग्रीन का विरोधी कलर रेड, वॉयलेट का विरोधी कलर येलो, ब्लू का विरोधी कलर ऑरेंज, ठीक है। तो आमने सामने के जो कलर क्या कहलाते हैं, विरोधी रंग, ठीक है। आगे हम आते हैं, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं। इसका सही आंसर है 24 है, ठीक है। ओस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो रंगते जो बनाई गई थी उसमें 24 तरह के रंग आते हैं। यानी कि उनमें एक चक्र है, और चक्र में आपस में मर्ज करने के बाद से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी कलर बने हैं, तो ये 24 तक आते हैं। अगला प्रश्न,
वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है टिंट, शेड, मीडियम शेड, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण की प्रकाशित अवस्था को बोलते हैं टिंट। अब शेड और मीडियम को भी समझ लीजिए, आपको काम आएगा। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन से शेड दे रहे हैं। जब इस साइड शेड होगा तो इस साइड इसका कास्ट शैडो होगा। जब इस साइड कास्ट शैडो होगा तो ये पता चल जाएगा कि प्रकाश की दिशा ये है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे शेड, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे कास्ट शैडो, यानी इसे बोल सकते हैं छाया और इसे बोल सकते हैं प्रति छाया। जब लाइट का डायरेक्शन इस तरह आएगा तो वापस फिर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एरिया पे क्या होगा, एक और शेड बनेगा और यहां भी एक और शेड बनेगा जो इस साइड के लाइट की वजह से हुआ है। इसको बोलते हैं मीडियम शेड। ठीक है, यानी कि अर्ध या मध्य छाया। ठीक है, तो ये आप शेड, मीडियम शेड, कास्ट शैडो आप समझ गए। टिंट को भी एक बार आप समझ लीजिए। जैसे भी किसी भी कलर के हल्केपन को टिंट कहते हैं। जैसे रेड, यहां पे हम रेड कलर लगा दिए, इस चीज को समझिए, ये रेड कलर है। अब इस रेड को हम यहां हम हल्का कर रहे हैं और हल्का कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रेड का, ये रेड टिंट कहलाएगा, ये रेड भी टिंट कहलाएगा। यानी कि रेड का हल्केपन के कलर प्रकाश को टिंट कहेंगे। ऐसा नहीं कि रेड है और येलो को टिंट कह देंगे। हो सकता है कि यहाँ पे हम येलो कर दें और रेड से हल्का होगा ही येलो, तो हम येलो को नहीं करेंगे क्योंकि येलो फिर दूसरा वर्ण हो जाएगा। तो आप लोग टिंट को समझ गए। जैसे होता क्या है कि एक चीज और आप समझिए, इसको हम इरेज करते हैं। एक बार आप समझ जाइएगा तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जैसे माउंट है, ये सन हम बना दिए। वैसे सन व्हाइट होता है, ब्लैक हम दिखा दे रहे हैं। अब आप देखे होंगे कि ऊपर का जो स्काई होता है वो डार्क, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है वो हल्का होते जाता है। ठीक है, तो यहां आप समझिए, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। एक्चुअल में ये जो ऊपर का पार्ट है और नीचे का जो पार्ट है एक ही कलर है। स्काई कलर हो सकते हैं या हमने जो ब्लैक कलर किया है वो एक ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे डार्क टोन है और यहाँ पे लाइट टोन है। तो ये जो लाइट टोन है ये ऊपर के ए वाले पार्ट का टिंट कलर है। ठीक है, तो इसको टिंट बोलेंगे, यानी कि वर्ण की प्रकाशित अवस्था को टिंट कहते हैं। प्रकाशित मतलब हल्का, लाइट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई? तो आप लोग को आंख बंद करके कर देना है, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न, पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनता है? काला बनेगा नहीं। बैगनी कैसे बनेगा? तो रेड प्लस ब्लू। नारंगी कैसे बनेगा? रेड प्लस येलो। हरा कैसे बनेगा? ब्लू प्लस येलो, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हरा।
गर्म रंग कौन से हैं? तो ऊपर मैंने बताया है, नारंगी, लाल और पीला भी है, याद रखेंगे, गर्म रंग। इसमें अगर ब्लू कलर मिला देते हैं तो ये पीला शीत वर्ण में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पीले में जो ऊष्मा है वो काफी कम होती है, तो अगर ब्लू कलर मिक्स कर देंगे तो पीले रंग का जो ऊष्मा का प्रभाव है वो बहुत कम हो जाएगा और ब्लू का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ब्लू मिलाने के बाद से पीला में हरा हो जाएगा और हरा शीत वर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है गर्म रंग कौन सा है, तो नारंगी, लाल, पीला, यानी कि ये घ हो जाएगा आंसर, ये सभी। याद रखिएगा ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन सारे तभी पता होंगे जब आप प्रैक्टिकली पेंटिंग करते होंगे। अगर आप पेंटिंग स्केचिंग नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन देखने में जितने आसान है उतना ही मुश्किल आपको दिखेंगे। और ये ए स्टेट के सिलेबस में बहुत सारे हैं कि आपको ये पूरा इतिहास, इंडियन और वेस्टर्न पूरा आर्ट का हिस्ट्री आपको पढ़ना है, हर चीज से पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन इसी में से अधिकांशतः आए हैं। पिछले बार पिछले बार जो एग्जाम हुए थे ए स्टेट के, इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्योंकि ए स्टेट में क्या है कि बहुत सारे बच्चों को पास करना होता है, तभी तो वो बीपीएससी में बैठेंगे। अगर ए स्टेट में ही बच्चे अगर छट जाएंगे तो बीपीएससी में कोई बैठेगा ही नहीं, तो कंपटीशन होगा ही नहीं। इसलिए ए स्टेट आसानी से आपका हो जाएगा और इसी में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, हर चीज पढ़ना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं धूमिल रंग, शीत वर्ण, अग्रगामी वर्ण, पृष्ठगामी वर्ण। अब समझिए शीत वर्ण जो होते हैं वो बहुत धीरे चलते हैं। ठीक है, क्यों धीरे चलते हैं? क्योंकि इनका ये जो दोलन गति होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, धूमिल वर्ण जो बहुत ज्यादा इनका जो मान होता है, यानी कि कलर में जो प्योरिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि रेड हो गया, रेड हो गया, उसमें एक और कलर मिला दिए, फिर एक और कलर मिला दिए, फिर एक और कलर मिला, 4-5 कलर रेड में मिला दिए, तो रेड की जो प्योरिटी थी, यानी कि रेड में हरा मिला दिए, पीला मिला दिए, थोड़ा काला मिला दिए, कोई और कलर मिला दिए, तो रेड की जो प्योरिटी थी वो कम हो गई, रेड रेड नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? धूमिल हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, गंदा कलर हो जाएगा, तो धूमिल कलर हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठगामी रंग जो पीछे पीछे रहते हैं, एक तौर से बोल सकते हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो और जिनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम हो। तरंग दैर्घ्य मतलब, सॉरी, फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्घ्य एक ही होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया बहुत दूर तक जो सफर करते हैं और उनमें कंपन गति बहुत ज्यादा हो, ज्यादा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। अगर कंपन गति ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, अगर कंपन गति कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अग्रगामी। अग्रगामी जो बहुत आगे आगे चलते हैं, तो आंख के पास सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे, इसलिए आकर्षित करने वाले रंग अग्रगामी वर्ण होते हैं, जैसे लाल कलर, नारंगी कलर, पीला कलर। आगे बढ़ेंगे। तान के मुख्य भेद हैं प्रकाश, मध्य प्रकाश, छाया, ये सभी। तो यहां समझेंगे प्रकाश, छाया और मध्य प्रकाश। हमने एक ऊपर जस्ट बताया है, एक ऑब्जेक्ट था, इस पे लाइट है, इसे आपको याद आ रहा होगा, तो सेम यही चीज है। तो तान में क्या होता है? प्रकाश भी उपस्थित रहेगा, मध्य प्रकाश भी उपस्थित रहेगा, छाया भी उपस्थित रहेगा, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी।
अगला प्रश्न, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो मान के चलिए कि ये, अब इस क्वेश्चन से आप दोनों थोड़ा समझ जाइएगा, 42 भी समझ जाइएगा और 43 भी समझ जाइएगा। हाँ, और ये समझिए जो तान होता है इसको हम लोग टोन बोलते हैं। टोन आप सुने होंगे, कोई डार्क टोन, कोई लाइट टोन, ठीक है। डार्क टोन, लाइट टोन लोग बोलता है, इसी को तान हम कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश में जो शब्द हम जानते हैं वो हिंदी में समझ में नहीं आता है, और हिंदी के शब्द इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं जल्दी मिलता नहीं। तो आप यहाँ पे हम शेड कर रहे हैं, ये हो गया डार्क टोन, उससे हम हल्का कर रहे हैं, ये हो गया मिडिल टोन, और ये हो गया लाइट टोन। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये है फर्स्ट टोन, ये है सेकेंड टोन, और ये है थर्ड टोन। फर्स्ट टोन का एरिया बहुत ज्यादा होता है, सेकेंड टोन का एरिया उससे कम होता है, थर्ड टोन का बहुत कम होता है। अगर हम एक ग्लास बनाते हैं और ग्लास पे इस साइड से लाइट आ रहा है, तो यहां पे हम फर्स्ट टोन पहले दे रहे हैं, और जस्ट इसके बाद फिर दोबारा हम टोन दिए, ये सेकेंड टोन हो गया, फिर तिबारा टोन दिए, ये थर्ड टोन हो गया। अब ये मेरा ग्लास फाइनल हो गया, ये फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, और ये थर्ड, ये ग्लास फाइनल हो गया। यानी कि थर्ड टोन तक मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो तान कहते हैं। इसमें हल्का भी है, गहरा भी है, और इसमें प्रकाश भी है, यानी कि ये प्रकाश भी है, छाया भी है, और मध्य प्रकाश भी है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये भी समझ लेते हैं, मान, यानी किसी भी कलर कितना प्योर है उसको मान कहते हैं। सघनता, उसमें कितने आपके वर्णक है, यानी पिगमेंट इंटेंसिटी कितनी है उसको सघनता कहते हैं। पोत यानी टेक्सचर, किसी वस्तु का कैसा रूप है उसको टेक्सचर बोलते हैं। अगला प्रश्न, पोत से आप क्या समझते हैं? यानी आ गया टेक्सचर, टेक्सचर से आप क्या समझते हैं? तो ध्वनि का ज्ञान नहीं, कपड़ों का रूप नहीं, पाठ्य सामग्री ये भी नहीं, स्पर्श ज्ञान। ठीक है, इसका सही आंसर होगा स्पर्श ज्ञान। यानी कि स्पर्श छू कर किसी भी चीज को हम समझ सकते हैं कि उसका क्या टोन है, और वो अनुभव होगा। अगला प्रश्न, थोड़ा लग रहा है कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूं समझाने में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा फास्ट करने के लिए। प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है? तान, पोत, अंतराल, प्रमाण। तान यानी कि टोन, अंतराल जो ऑब्जेक्ट जिस पे हम बनाते हैं, यानी कि मान के चलिए कि मेरे पास कैनवास है, ठीक है, कैनवास का जो कार्य क्षेत्र है उसको अंतराल बोलते हैं। ठीक है, ये जो कार्य क्षेत्र है इसको अंतराल बोलते हैं। इस अंतराल के बीच में हमको काम करना होता है, उसको हम स्थान बोलते हैं या भूमि बंधन बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको मिलेगा। खैर, पोत यानी टेक्सचर हो जाता है, और प्रमाण यानी कि अनुपात। जैसे ये अभी हम किए तो शायद इसका अनुपात 3 होगा, इसका अनुपात हम करें तो ये मान के चलिए कि 3 फीट है,
और ये 2 फीट है तो 3:2 हो जाएगा, यानी कि उसको प्रमाण बोलेंगे। जिसमें मापदंड की बात हो, माप-तौल की बात हो, वो प्रमाण आ जाता है। तो फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा पोत। यानी कि मान के चलिए कि एक माउंट है, इसकी पहचान इसके टेक्सचर से हो जाएगी। एक फ्लावर है, इसकी पहचान इसके इसके भी टेक्सचर से, क्योंकि हर एक वस्तु का अलग-अलग रूप होता है, उस रूप को ही टेक्सचर हम बोलेंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ख। पोत क्या है, टेक्सचर क्या है? धरातल की बनावट, धरातल की लंबाई चौड़ाई, धरातल की गहराई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा धरातल की बनावट। ठीक है, अगला प्रश्न, धरातल की बनावट या गुण कहलाता है? रंग नहीं कहलाएगा, संतुलन नहीं कहलाएगा, सामंजस्य नहीं कहलाएगा, पोत यानी टेक्सचर कहलाएगा। ऊपर क्वेश्चन था, पोत क्या है? धरातल की बनावट। धरातल की बनावट का गुण क्या होता है? तो पोत यानी टेक्सचर। अगर एक आपके पास कैनवास है तो उसमें जो बुनाई होता है, उसका कैनवास का जो बुनाई होता है वो उसका टेक्सचर हो गया। पेपर है तो पेपर में जो रफनेस है वो उसका टेक्सचर हो गया। अगर टेक्सचर नहीं है, प्लेन है, वो भी एक टेक्सचर है। हम इस पे कलर पोत के, कुछ लगा के, गोंद लगा के, मिट्टी लगा के, कुछ भी हम टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन 48, पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, पोत मुख्य तौर से 3 तरह के माने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है। पोत के जो भेद होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। भेद जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है प्राप्त, यानी कि जो अवेलेबल है। एक होता है कृत्रिम, यानी कि जो आर्टिफिशियल है। और एक होता है सृजित, जो क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, अब तीनों को आप समझिए और ये भी समझिए, पोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 2 कौन से होते हैं? तो एक जिसको अनुभव किया जा सकता है, यानी कि जिसको छू के देखा जा सकता है, टच करके देखा जा सकता है, वो एक होता है पोत। दूसरा जिसको सिर्फ देखा जा सकता है, यानी कि सिर्फ विजुअल उसको किया जा सकता है, तो वो हो जाता है चाक्षुष, या देखकर जो पोत करते हैं, देखते हैं उसको चाक्षुष या विजुअल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोत 2 तरह से होते हैं, एक अनुभूति और एक चाक्षुष। तो यहाँ फिर आते हैं, ये जो पोत के भेद जो होते हैं, भेद, ये हो गया प्रकार और ये हो गया भेद। तो भेद होता है एक प्राप्त, प्राप्त मतलब जो वैसे ही है, जो नेचर में। एक मान के चले कि आप एक पत्थर लिए, ठीक है, और ऐसे है दीवार के जैसे, तो पत्थर पे जो टेक्सचर होगा ऑलरेडी, जो होगा चिकना होगा चाहे कुछ होगा, तो ये तो नेचर में प्राप्त है, वैसे ही है, तो ये प्राप्त पोत हो जाएगा। कृत्रिम, अब मान के चलिए किसी व्यक्ति ने इस पे डिजाइन बना दिया, ये कृत्रिम हो गया। ठीक है, ये कृत्रिम हो गया, मानव निर्मित हो गया। अब ये हमको मानव निर्मित द्वारा पोत हमको मिला, और इसके बाद से हमको लगा नहीं ये थोड़ा बेकार है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कलर चिपका देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा इस पे हम लाइन बना देते हैं, मिट्टी चिपका देते हैं, फेविकॉल चिपका देते हैं, हार्डनर रेजिन का घोल लगा देते हैं, तो वो क्या हो गया, वो सृजित हो गया। हम अपने अनुसार आधा इधर कुछ पोत बना दिए, इधर कुछ पोत बना दिए, इधर कुछ पोत बना दिए, कुछ टेक्सचर बना दिए, तो वो हो गया सृजित। ठीक है, तो पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। पोत के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है?
तो अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है समरांगण सूत्र में, याद रखिएगा। भूमि बंधन, इसमें नहीं, इसमें नहीं। और विष्णु धर्मोत्तर में स्थान कहा गया है अंतराल। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा है। अंतराल समझिए वही वस्तु का, या सॉरी, जिस ऑब्जेक्ट पे पेंटिंग करना है उसके और आर्टिस्ट के बीच में जो है, जो पूरा एरिया है, उसको हम अंतराल बोलते हैं। अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है। भूमि बंधन सही है, स्थान सही है, स्थान निरूपण ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सब। अगला प्रश्न, अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। अभी ऊपर जो चर्चा था बस वही बार बार हो रहा है। महाभारत में नहीं कहा गया है, रामायण में नहीं कहा गया है, अभिलाषा चिंतामणि में इसमें कहा गया है, याद रखिएगा स्थान निरूपण। आगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है। तो अभी हमने ऊपर टिक लगाया था स्थान, इसका सही उत्तर होगा स्थान। आगे, अंतराल में समविभाजन का आशय है चारों ओर से तल का समान भार, तीनों ओर से तल का समान भार, दोनों ओर से तल का समान भार, उपरोक्त में से कोई। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। अंतराल में समविभाजन का आशय क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको 4 भाग में बांट दिया जाए तो सब में समान हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया तो दोनों ओर से समान हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे भाग में हम बांटे हैं कि जो दोनों ओर से समान हो रहा हो या चारों ओर से समान हो रहा हो, वही विभाजन का आशय है। ठीक है, सम विभाजन। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा चारों ओर से तल का समान भार। कहीं से भी हो, अगर हम इसको गोल भी कर दे, अगर इसको डिवाइड करते हैं कहीं से भी, ठीक है, अगर लेकिन बराबर डिवाइड आपको करना है तो सब जगह से समान होगा। इसको हम बराबर डिवाइड करें तो सब जगह से समान होगा। 3 ओर से कभी समान नहीं हो सकता है, 2 ओर से कभी समान नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यूक्लिड ने, इसमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, यूक्लिड को बस याद रखना है। स्वर्णिम विभाजन नियम है, प्रभाविता का नहीं है, संतुलन का नहीं है, एकता का नहीं है, अनुपात का है। अनुपात। अब देखिए, जहां विभाजन की बात आ गई, जहां पे नाप तौल की बात आ गई, वहां अनुपात की बात आएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अनुपात। अगला प्रश्न, असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है। स्वतंत्र, शास्त्रीय नियमों से बंधा हुआ, योगी की भांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर विभाजन सम हो तो हो सकता है वहां शास्त्रीय नियम लगे, वहां पे बहुत सारे नियम हो, एक दायरा हो, लेकिन असम विभाजन है तो वहां पर स्वतंत्रता होगा। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र। अगला प्रश्न, लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है द्विआयामी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बैगनी तथा नारंगी रंग मिलाने से बनता है। यहां आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगा। पहले हम समझेंगे ये जो सिरटन, ऑलिव, रसेट और काला, काला को छोड़ते हैं साइड में, ये तीनों जो कलर हैं ये टर्सरी कलर है। ठीक है, यानी कि द्वितीयक रंग को जब आपस में मिलाते हैं तो तृतीयक रंग बनता है। और ये सिरटन, ऑलिव, रसेट क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जल्दी याद नहीं होता है। तो सबसे पहले ऑलिव को समझेंगे।
ऑलिव से जल्दी फटाफट दिमाग में चला जाएगा। ऑलिव ऑलिव ऑयल आप जानते होंगे, जैतून, जैतून का जो कलर होता है वो भी आपके ध्यान में होगा। तो जैतून का कलर कैसा होता है? तो ग्रीन से संबंधित होता है, ठीक है? ग्रीन में थोड़ा-सा जब वॉयलेट मिलाएँगे ना, तो ये ऑलिव बनेगा। तो ग्रीन प्लस वॉयलेट इज इक्वल टू ऑलिव। अब सिरटन की बात करें तो ऑरेंज प्लस ग्रीन मिलाएंगे तो सिरटन बनेगा। रसेट की बात करें तो ऑरेंज प्लस वॉयलेट मिलाएंगे तो ये रसेट बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा घ, रसेट। और काला यानी वर्णशून्यता। आगे बढ़ेंगे 49। पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देती है। पूरा अंधकार है और लाल प्रकाश डाला गया है किस पे? हरी पत्ती पे। तो आंख बंद करके काला कर देना है, ठीक है? काला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पीले तथा नीले रंग के बिंदुओं को पास पास रखने पर दूरी से दिखाई देता है। आपने विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग देखी होगी। विंसेंट वैन गॉग में क्या होता है ना, कलर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है? उन्होंने क्या किया है, इम्पेस्टो टेक्निक द्वारा, यानी कलर को चिपका चिपका कर ऐसे लाइनिंग से बनाया, ठीक है? और एक्चुअल में जब ये यहाँ ग्रीन लगाए हैं ना, तो एक्चुअली ग्रीन वो नहीं है। तो यहाँ ब्लू है, यहाँ येलो है, फिर ब्लू है, फिर येलो है। जब ब्लू और येलो को पास में रखा गया है तो ग्रीन का इफेक्ट देगा दूर से, लेकिन जब पास जाएंगे तो ग्रीन और ब्लू दिखेगा, सॉरी, ब्लू और येलो दिखेगा। लेकिन जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये मान के चलिए कि ग्रीन है और ये है, सॉरी, ये ब्लू है और ये है येलो। जब दूर जाएंगे ना तो ये आपस में ऐसा लगेगा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये ग्रीन का इफेक्ट छोड़ेंगे। तो उसी तरह अगर पीले और नीले कलर को हम करेंगे तो ग्रीन दिखेगा, यानी हरा। ऑलिव रंगत किन रंगों को मिलाने से बनती है? तो नारंगी और हरा से मिलाने से क्या बना था? यानी कि ऑरेंज प्लस ग्रीन को मिलाने से बना था सिरटन, ठीक है? नारंगी तथा बैगनी यानी कि ऑरेंज प्लस वॉयलेट को मिलाने से क्या बना था? रसेट। हरा यानी कि ग्रीन प्लस वॉयलेट को मिलाने से क्या बनेगा? तो बनेगा ऑलिव। यानी कि इसका ग आंसर सही है। और लाल और काला मिलाने से ब्राउन बनेगा, या काला ज्यादा मिला देंगे तो वो काला ही रह जाएगा। अगला प्रश्न, दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो ये है पृथ्वी, मान के चलिए, और आप इस पे हैं खड़े, और ये है सूरज। दोपहर में सूरज ऊपर होगा। अब इंद्रधनुष बनेगा कहाँ? अगर सूरज अगर इस दिशा में हो, इसको मानते हैं पूर्व और इसको पश्चिम। सूरज अगर इस दिशा में हो तो इंद्रधनुष बनेगा यहाँ। अगर सूरज पश्चिम दिशा में हो तो इंद्रधनुष बनेगा इस डायरेक्शन में। अगर सूरज ठीक ऊपर हो तो इंद्रधनुष बनेगा यहाँ, लेकिन इंद्रधनुष यहाँ बन ही नहीं पाएगा, और बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि सूरज ऐसे है और ठीक किसी के चारों ओर एक ऐसे लाइन दिख रहा होगा। कभी कभी ऐसा लग रहा हो कि एलियन आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम वायुमंडल में कुछ दिख रहा ही है, ऐसे दिखेगा। लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि वो इंद्रधनुष है। एक्चुअली इंद्रधनुष का वो प्रभाव होता है, ठीक है? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा दिखाई नहीं देगा। अगला प्रश्न, पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या होगा? तो याद रखिएगा, बैगनी रंग होगा, या फिर हरा रंग होगा, या फिर रेड कलर होगा, या फिर जो भी डार्क कलर हो,
अगर वो अंधेरे में हो और अंधेरे में कोई भी उस पे रोशनी अगर डाले जाएंगे तो अधिकांश चांस होता है काला कलर दिखने का। लेकिन यहाँ पे भी वही स्थिति है, बैगनी ऑलरेडी डार्क है और इसको जब पीले रंग में उसको लेके जाएंगे तो काला जैसा इफेक्ट वो दिखेगा। अगला प्रश्न, हरा रंग क्या है? गर्म, न गर्म न शीतल, शीतल, अत्यधिक शीतल। अत्यधिक शीतल ब्लू हो जाएगा, लेकिन शीतल में ये हरा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ग। अब ऐसे अत्यधिक शीतल अभी तो क्वेश्चन मिला नहीं है, अपने माइंडसेट से हम बोल रहे हैं कि ब्लू हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो भी शीतल ही कहलाएगा ब्लू। खैर आगे पढ़ते हैं। काले तथा सफेद रंग से बने चित्र को क्या कहेंगे? तो मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक सिंगल कलर, क्रोमैटिक रंगीन इसको बोलेंगे, यानी कि एक कलर नहीं होगा, दो तीन कलर होंगे, दो कलर होंगे। पॉलीक्रोमेटिक यानी कि बहु कलर, बहुरंग, बहुत सारे रंग। एक्रोमेटिक यानी कि वर्ण शून्यता, सॉरी वर्ण शून्यता। काले और सफेद के लिए मैं बोला भी हूं कि इसमें कोई कलर नहीं है, है ही नहीं कुछ, इसलिए वर्ण शून्यता। इसका सही आंसर होगा एक्रोमेटिक। अगला प्रश्न, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? अब जिसमें दिखे कोई कला, विजुअल हो, वो दिखे, वो स्थिर रहे, ठहरे, वो रूपपद है। यानी कि चित्रकला को हम देख सकते हैं, ऐसे बना के कहीं हैंग कर सकते हैं। वास्तुकला एक घर बना के उसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी आएंगे तो ये घर दिखेगा। मूर्तिकला, इसको भी बना के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन संगीत को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा संगीत। यानी कि कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो संगीत जो है रूपप्रद नहीं है, ये आभासी कला है, ये भावप्रद है। तो प्रश्न है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। स्फूमेटो, चेराक्यूरो, हैचिंग, एचिंग। तो एचिंग जो होता है वो ग्लास पे, मेटल पे होता है, ठीक है, जो किसी केमिकल के द्वारा उस चीज को खरोचा जाता है, केमिकल के द्वारा सतह को खरोचा जाता है, उसको एचिंग कहेंगे। एस्फुमेटिंग क्या होता है कि ऐसे शेडिंग करके और मिक्स करना, एस्फुमेटिंग कहते हैं, जिसको मिलाना हम बोल सकते हैं। चेरा क्यूरो क्या होता है? ये शेडिंग देना, ठीक है, ये शेडिंग को बोलते हैं चेरा क्यूरो। और हैचिंग जो होता है, ऐसे लाइन किए और ऐसे, इसको हैचिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हैचिंग। अगला प्रश्न, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं? तो यहां समझिए, स्याह कलम, फिटकना चित्र, फिट का चित्र, व्यक्ति चित्र, जनरल चित्र। अब जो स्याह कलम है, ये स्याह कलम समझिए कि स्याह मतलब स्याही और कलम मतलब कलम, जिसमें सिर्फ स्केच किया गया हो, उसमें कलर नहीं भरा हो गया हो, ठीक है, सिर्फ आउटलाइन हो, उसको स्याह कलम बोलते हैं। ठीक है, फिट फिट का चित्र जो होता है वो पटना कलम शैली से है, पटना कलम से है। और जो कंपनी शैली के चित्र जो होते हैं उसको फिटका बोलते हैं। और जनरल चित्र जो होता है, जो जनसाधारण के बीच में कुछ भी, जो भी चीज है उसको बना देना, वो जनरल चित्र कहलाता है। व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट, किसी का चेहरा का चित्र बनाना, वो पोर्ट्रेट कहलाता है। अब जनसाधारण के बीच में जो चित्र होता है वो जनरल चित्र कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चेराक्यूरो को प्रारंभ किया था माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, टिसियन, राफेल। तो इसका सही आंसर है लियोनार्डो ने चेराक्यूरो को प्रारंभ किया। रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना, जिससे नीचे की परत दिखाई देती है, यह प्रक्रिया कहलाती है ग्रिसाइल, वार्निशिंग, पेंटिंग,
ग्लेजिंग। तो इसका सही आंसर होगा ग्लेजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रिसाइल जैसे ये होता है कि ब्रश, मोटे ब्रश से धब्बा पैचेस वगैरह देना, ये ग्रिसाइल कहलाता है। वार्निशिंग केमिकल होता है, इसके ऊपर पेंटिंग के ऊपर चाहे जिस चीज के ऊपर लगाकर उससे प्रिजर्व किया जाता है, वो वार्निशिंग कहलाता है। ठीक है, और ग्लेजिंग जो होता है वो पेंटिंग में चमक आए, पारदर्शक दिखे, और ये सूख जाने के बाद ही किया जाता है, वो ग्लेजिंग कहलाता है। ग्लेजिंग बहुत सारे माध्यम से किया जाता है, वो अलग विषय है, पेंटिंग नहीं होगा। कौन तत्व षडांग नहीं है? तो षडांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। षडांग जो होते हैं वो 6 होंगे, और इसका जो वर्णन है सर्वप्रथम कामसूत्र में मिला है, और कामसूत्र का जो टीका यशोधर पंडित ने किया है। यशोधर पंडित, टीका जो किया यशोधर पंडित किस रूप में किया है? तो जय मंगला, जय मंगला के रूप में। तो सर्वप्रथम आपको कामसूत्र में मिलेगा षडांग को, उसको जनरल लैंग्वेज यानी कि आसान भाषा में जो टीका जो किया गया है वो जय मंगला में किया गया है, और जय मंगला में विस्तृत तौर पे आपको षडांग के तौर पे आपको चर्चा मिलेगी। तो षडांग में जो है भाव आता है, लावण्य आता है, प्रमाण आता है, लेकिन संतुलन नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलन। इस चीज को समझ लेंगे। षडांग में 6 जो षडांग आते हैं, सबसे पहला आता है रूप भेद, दूसरा आएगा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजना, पांचवा सादृश्य, छठा वर्णिका भंग। तो ये 6 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाइन बाय लाइन याद कर लेंगे। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं थोड़े थोड़े में मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ डिस्क्राइब कर देने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला रूप भेद। तो किसी भी वस्तु के बाहरी रूप के, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, जैसे शरीर के बाहर अवयव, बाहर के तत्व, स्कीन, ठीक है, आउटलाइनिंग, को रूप भेद के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब आगे आता है प्रमाण। तो प्रमाण क्या है? नाप तौल से संबंधित, ऊंचाई कितना है, चौड़ाई कितना है, कितना बड़ा है, इसको ध्यान रखना, ये प्रमाण के अंतर्गत आता है। भाव, भाव मतलब आकृति की भंगिमा क्या है, वो किस रूप में है, वो अस्थाई है, अस्थाई है। भाव में ही रसों की व्याख्या है, मतलब रस में रस की जो चर्चा होती है वो भी एक भाव का रूप है। जैसे मान के चलिए कि हास्य भाव हो गया, शोक भाव हो गया, उत्सव हो गया। आप, रसों की संख्या 9 है, पहले 8 भरत मुनि में के शास्त्र में लिखा गया है, नाट्य शास्त्र में, तो उसमें रसों की संख्या 8 है। एक रस जो है बाद में जोड़ा गया है, जिसको शांत रस बोलते हैं। तो भाव जो होते हैं वो 9, सॉरी भाव जो रस होते हैं वो 9 होते हैं। और जो रसों की जो संख्या का जो नाम है, जैसे पहला होता है श्रृंगार, दूसरा हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। तो पहला रस याद रखेंगे श्रृंगार रस, और दूसरा रस होता है शांत रस। तो ये भाव वो हो गए। लावण्य योजना,
जैसे बाह्य सौंदर्य क्या है, कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, कोई वस्तु कितना सुंदर है, तो उसको बोलेंगे लावण्य योजना। सादृश्य, कोई ऑब्जेक्ट जैसा है उसी के जैसा सेम टू सेम बना देना, उसी के जैसा प्रतिरूप होना, वो सादृश्य कहलाता है। वर्णिका भंग यानी कि कलर का समावेश, कलर के बारे में पढ़ना, वर्णिका भंग कहलाता है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? टर्नर, जॉन वाइट्स, जॉन ब्रेटर, जॉन ब्रेट बाय, कॉन्स्टेबल। तो इसका सही आंसर होगा जॉन ब्रेट बाय। अब इम्पेस्टो क्या होता है, तो कलर के ऊपर कलर ऐसे पैलेट नाइफ से या फिर किसी माध्यम से पेस्ट करना इम्पेस्टो कहलाता है, चिपकाना इम्पेस्टो कहलाता है। खैर, अगला प्रश्न, रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं फ्रॉटेज। ठीक है, इम्पेस्टो मतलब चिपकाना होता है। ठीक है, ग्लेजिंग मतलब होता है किसी भी पेंटिंग वगैरह को ग्लेज करना, चमकाना, उसको सुरक्षित करना। कॉटेज के बारे में आप कमेंट्स पे लिखेंगे। ठीक है, कॉटेज क्या कहलाता है, याद रखेंगे, इसके बारे में आप कमेंट लिखेंगे। ठीक है, आगे, छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना कहलाता है स्कम्बिंग, एयर ब्रशिंग, स्टीपलिंग, स्पैटरिंग। तो स्कम्बलिंग जो होता है कंघी करना, ठीक है, ऐसे ऐसे स्कम्बलिंग कराता है। एयर ब्रशेस यानी कि स्प्रे गन से पेंटिंग करना एयर ब्रशेस कहलाता है। स्टीपलिंग यानी कि पॉइंट पॉइंट ऐसे ऐसे करना, ये स्टीपलिंग कहलाता है। और ये भी एक वर्ड है स्पैटरिंग, इसको भी आप कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कॉटेज और स्पैटरिंग के और क्या क्या वर्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इसका सही आंसर होगा स्टीपलिंग। अगला प्रश्न, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने आकृति चित्र के लिए किस पश्चात कलाकार ने सर्वप्रथम किया? म्यूरिलो, कॉन्स्टेबल, रैफल, टर्नल। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टेबल। अगला प्रश्न, अंतराल क्या है? कलाकार का कार्यक्षेत्र, अक्षत धरातल, धरातल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये होगा कलाकार का कार्यक्षेत्र। मैंने बताया था ये एक पेंटिंग है और ये इसका कार्यक्षेत्र है। ठीक है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? अंतराल कहलाएगा। ठीक है, और इसका एक पार्ट जिसपे वो पेंटिंग कर रहा है वो पार्ट हो जाएगा स्थान, भूमि बंधन। अगला प्रश्न 77 नंबर, रंगों के सही क्रम का चयन करें। तो सबसे पहले प्राथमिक होगा, उसके बाद द्वितीयक होगा, सही है, उसके बाद तृतीयक होगा, उसके बाद चतुर्थ होगा। तो ये का आंसर। फल फूल पत्तियों आदि का यथावत चित्र कहलाता है यांत्रिक अंकन? नहीं कहलाएगा। यथार्थ अंकन, जैसा है वैसे कर देना, ठीक है, कहला सकता है प्राकृतिक अंकन। और वास्तु चित्रण, वास्तु चित्रण मतलब स्टिल लाइफ। और प्राकृतिक चित्रण मतलब फल फूल सब्जी, पहाड़, झरना आदि। तो ये जब प्राकृतिक चित्रण ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है तो इसका आंसर यही होगा, प्राकृतिक चित्रण। अगला प्रश्न 79, सफेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है? सफेद, काला या किसी कलर के मान को क्या कहते हैं? मान कहेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी मान है। रंगत, ये भी नहीं होगा। क्रोमा, ये भी नहीं होगा। आभा रंग, तो इसका सही आंसर होगा आभा रंग। अगला प्रश्न, शीत वर्ण है, लाल नहीं है, काला नहीं है, पीला भी नहीं है, ये लाल पीला दोनों क्या है? उष्ण वर्ण है, तो ये हरा होगा। अगला प्रश्न, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? परिप्रेक्ष्य मतलब होता है पर्सपेक्टिव। तो परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। दो में एक होता है एरियल और दूसरा होता है
लीनियर। एरियल मतलब होता है वायवीय, और लीनियर मतलब होता है रेखीय। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो दो होते हैं, एक एरियल होता है, एक लीनियर होता है। लीनियर जिसमें सड़क वगैरह हम आसानी से एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा चुके हैं। ये घर है, बहुत सारे घर हैं, ये बिजली खंबा है, ये बहुत दूर तक फील होगा। ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको हम सही बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक पोल है जो एक टाइम के बाद से छोटा हो गया, ये वायर हो गए, और इधर ये पेड़ हो गए जो जैसे पास में आ रहे हैं वैसे ये बड़े होते जा रहे हैं। तो ये पर्सपेक्टिव हो जा रहा है, ये लीनियर पर्सपेक्टिव, मतलब ये एक पॉइंट में जाके मिल रहे हैं, यानी रेखा के द्वारा इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो लीनियर पर्सपेक्टिव। लेकिन जिसमें रेखा के माध्यम से हम नहीं कर सकते, रेखा खींचना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसको एरियल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत रखा गया। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, शेड नहीं कहा जाएगा, मध्य प्रकाश नहीं कहा जाएगा, हाईलाइट नहीं कहा जाएगा, टिंट कहा जाएगा, नहीं सॉरी, हाईलाइट यहाँ कहा जाएगा। तीव्र प्रकाश मैंने जूता पे एक एग्जांपल दिया था, अभी दिया नहीं था, दूसरे वीडियो में मैंने जूता पे एग्जांपल दिया था, मैं इस वीडियो में जूता पे एग्जांपल मैं देके दिखा रहा हूँ। जैसे ये जूता है जो ब्लैक कलर का है, और इस जूते को मैं यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ। ये ब्लैक जो जूता है इसको मैंने पॉलिश कर दिया, लेकिन पॉलिश करने के बाद से क्या होगा, ये जूता कहीं ना कहीं चमकेगा। जहां चमकेगा वहां प्रकाश की तीव्रता दिखेगी, और वही तीव्रता हाईलाइट कहलाएगी। टिंट कलर यानी कि किसी भी रंग के हल्केपन को टिंट कलर कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा घ। अगला क्वेश्चन, वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन मतलब बिल्कुल सादा, कोई धब्बा नहीं है, तो लाल धब्बा बिल्कुल नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, बादल है, तारे हैं, बहुत कुछ है, इसमें नहीं होगा, रंगीन भूमि ये भी नहीं होगा, खाली अंतराल ये इसका सही आंसर है, खाली अंतराल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ख, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। ये याद रखिएगा, रेखांकन ड्राइंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उसकी आत्मा है। अगला प्रश्न, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? कला मंजूषा को नहीं लिखा है, कला कलम नाम नहीं सुने हम, कला विलास, कला के प्रतिमा ने भी नहीं, तो कला विकास, कला विलास इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न, व्यक्ति परक परिप्रेक्ष्य से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है। इसका आंसर होगा अभिव्यक्तिवाद, प्रभाववाद नहीं होगा, डाडिज्म नहीं होगा, क्यूबिज्म नहीं होगा, इसका आंसर अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न, रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को कहते हैं। पिछला बार ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर थोड़ा घुमा फिरा कर आया है, उसको बोलेंगे पूरक, एक दूसरे के विरोधी रंग। ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की विशेषता की पहचान करें। अमूर्त, रेखा चित्रण प्रदर्शन, वर्णात्मक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर होगा वर्णात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न, दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? अन्वेषण मतलब होता है अवलोकन, याद रखिएगा, उसको देखना, जांचना, परखना परखना। यहाँ पे चित्रकला का करेंगे, मूर्ति कला भी होगा, उसको भी देख सकते हैं, जांच सकते हैं, वास्तुकला का भी कर सकते हैं। नृत्य कला अगर कोई करके चला गया तो कहाँ से करेंगे, नहीं करेंगे। कोई नृत्य कर भी रहा है तो उसको सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे विकल्प दिया गया है, ए बी सी गलत होगा, ए बी डी ये सही होगा। ठीक है, यानी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का अन्वेषण किया जा सकता है, नृत्य कला का नहीं होगा, ना ही संगीत का होगा।
अगला प्रश्न, दृश्य कलाओं का संबंध है रूपात्मक तत्व से, अभिनव तत्व से, संगीतात्मक ध्वनि से, शब्द से। तो इसका सही आंसर होगा रूपात्मक। रूप मतलब होता है, रूपात्मक मतलब होता है वो सामने आपके उपस्थित रहे, उसका कोई स्वरूप हो, रूप हो। अगला प्रश्न, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत, रूप का आयत, रूप का घनत्व, संयोजनात्मक परिप्रेक्ष्य, संयोजनात्मक अनुपात। तो इसका सही आंसर होगा संयोजनात्मक अनुपात। अनुपात जब आता है, स्वर्णिम विभाजन या फिर स्वर्णिम आयतन से संबंधित आता है, ये दोनों नाप तौल के विषय हैं, इसलिए अनुपात से इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कला का उद्दांत उद्देश्य हो सकता है परंपरा को संरक्षण, भौतिक सुविधा और उपयोगिता, मनोरंजन, चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोधक। तो इसका सही आंसर होगा चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य और बोधक, इसमें सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी कोशिश कीजिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। मैं कोशिश किया हूं अपने स्तर से कि इसको आपको डिस्क्राइब करके समझाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए मैंने उसे 1-2 क्वेश्चन को छोड़ भी दिया है। कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट्स के लिए मैंने छोड़ दिया है। इसमें हाँ, बोलने समय या फिर लिखने समय अगर आपको कोई त्रुटि ज़रूर अगर महसूस हुई होगी तो आप उसे कमेंट्स करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसको और सुधार कर उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं समय नहीं लूँगा, आप कोशिश कीजिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।